वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है सीड टेक्नोलॉजी। तो इसमें सीड टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि सीड या बीज हम किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के हैं, सीड एक्ट के तहत सीड कितने प्रकार के हैं या किसको सीड बोला जाता है, और कुछ सीड पॉलिसी है, सीड ऑर्डर है, और क्लासेस ऑफ सीड यानी सीड के अलग अलग जो वर्गीकरण है उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सीड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे सीड हम किसको बोलेंगे, सीड किसको कहा जाता है, तो एक फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल, मतलब एक ऐसा बीजांड जिसका निषेचन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन निषेचन हो चुका है, ऐसा एक बीजांड जिसके बाद निषेचन के बाद उसमें एक एम्ब्रियोनिक प्लांट है, यानी कि एक भ्रूण का डेवलपमेंट उसमें हो चुका है, और उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल भी है, मतलब उसमें कुछ पोषण या पोषक तत्व भी हैं जो कि उस एम्ब्रियोनिक प्लांट या भ्रूण के बढ़ने में मदद करते हैं, और जो कि एक प्रोटेक्टिव कोट या एक प्रोटेक्शन से घिरा रहता है, विच इज़ वायबल, जो वायबल है माने कि जो जीवित है, जिसमें एक नया प्लांट पैदा करने की क्षमता है, और ये जर्मिनेट जब करेगा अंडर फेवरेबल कंडीशंस तो एक नया एनवायरमेंटल कंडीशन में उसमें जर्मिनेट करने की क्षमता है। तो सीड के डेफिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, मतलब ऐसा बीजांड जिसका निषेचन हो चुका है, उसमें एक एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, मतलब एक भ्रूण का विकास उसमें हो गया है जिससे कि एक नया पौधा बनेगा। इसमें पोषक तत्व भी हैं, फूड मटेरियल भी है, जो कि एंडोस्पर्म से बनता है, जैसा कि हम फर्टिलाइजेशन में देखे हैं, निषेचन में देखे हैं कि जो परागकण में जो दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस जो है बीजांड के अंदर जो एक न्यूक्लियस रहता है उससे फ्यूज़ करता है, और दूसरा जो है जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई रहता है उससे जाके फ्यूज़ करता है, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। तो वो एंडोस्पर्म के बारे में ये बात कर रहा है कि उसमें फूड मटेरियल रहता है, और ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोटेक्टिव कवर से घिरी होती हैं, जिसको सीड कोट हम बोलते हैं। और इसमें क्षमता होती है कि जब ये इसको उचित वातावरण मिलेगा, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा, तो ये जर्मिनेट करके एक नया पौधा बनाएगा। तो कुछ फसलों में ऐसा देखा जाता है कि सीड जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के भी बीज का निर्माण या विकास होता है, जिसको कि हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, जो कि हम अलग से एक लेक्चर में देख चुके हैं कि जिसमें डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो सीड टेक्नोलॉजिकल टर्म में, मतलब सीड को अगर हम साइंटिफिक टर्म में बोलें तो ये प्लांट का एक वो हिस्सा है जिसको लगा करके हम नए क्रॉप को या नए पौधे को तैयार करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल टर्म में बोलता है कि कोई भी प्लांट का ऐसा हिस्सा हो सकता है जिसको हम जब लगाते हैं, लगा के नया पौधा तैयार करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये बायोलॉजी का डेफिनेशन है, यानी कि बॉटनी में आप देखेंगे तो बीज का डेफिनेशन ये मिलेगा कि एक निषेचित जो है बीजांड है जिसमें एम्ब्रियो रहता है या भ्रूण रहता है, जो कि विकसित होकर के नया पौधा तैयार करता है। और टेक्निकल टर्म में सीड को हम कोई भी ऐसा हिस्सा जिससे कि हम नया पौधा तैयार करते हैं। तो सीड और ग्रेन, ये दो में एक अंतर मैंने दिया है, सीड और ग्रेन। ग्रेन यानी कि जिसको हम नॉर्मली खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल को हम खाने, गेहूं का दाना जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्रेन बोलते हैं। और सीड जिससे कि हम नया पौधा तैयार करते हैं, जिसका पर्पस है कि जिसको हम जब लगाएंगे तो उससे नया पौधा, नई फसल तैयार होगी। तो ये फसल उत्पादन की दृष्टि से है और ये कंजम्पशन या भोजन की दृष्टि से है। तो ये सीड को जब भी तैयार किया जाता है तो एक वेल प्लान्ड सीड प्रोग्राम उसमें रहता है, तो सीड को एक सीड प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाएगा। जबकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, यानी कि इसको फसल उगाया ही जाता है ताकि उसको कमर्शियली इस्तेमाल हो सके, बाज़ार में बिकेगा, लोग उसको खरीदेंगे कंजम्पशन के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ प्लान प्रोग्राम इस टाइप का नहीं रहता है। इसका मेन एम जो है क्वालिटी को बनाए रखना, ये ट्रू टू द टाइप होना चाहिए, यानी कि जिससे हम सीड का बना रहे हैं, जिस पौधे से हम सीड बना रहे हैं, उसका सीड से जो पौधा होगा वो भी बिल्कुल उसके तरह ही उगेगा, ट्रू टू द टाइप। और इसका उद्देश्य है ईल्ड को बढ़ाना। तो इसका मेन पॉइंट जो है क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी सही होना चाहिए। इसमें जो है पैदावार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कितना पर एकड़ या पर हेक्टर में कितना पैदा हो रहा है। इसमें पेडिग्री को इंश्योर किया जाता है, यानी कि कहाँ से सीड का हो रहा है, कौन से जनक लिए हैं, कि उसके साथ किसका क्रॉस बनाए हैं, फिर कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये सब इसमें इंश्योर किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फील्ड इंस्पेक्शन को किया जाता है जब हम बीज
उगा रहे हैं, बीज के लिए जब हम फसल को लगाए हैं बीज उत्पादन के लिए, तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। नॉर्मली 3-4 स्टेजेस होते हैं जबकि उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। और सर्टिफिकेशन जब होता है, सीड सर्टिफाइड जब किया जाता है, तो सीड इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्ट करता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम खाने के लिए उगा रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली उसको प्रोसेस किया जाता है, यानी जब उत्पादन हो गया तब उसको प्रोसेसिंग, यानी कि उसको अलग करना, उसको छांटना, उसको सफाई करना, जो भी काम है उसको साइंटिफिकली किया जाता है। उसको ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ केमिकल से, ताकि उसमें कोई बीमारी ना लगे, और उसको पैकिंग वगैरह करके उसमें लेवल लगाया जाता है। ये सब इसमें किया जाता है। इसमें प्रोसेसिंग, लेवलिंग ये सब किया तो जाता है, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व नहीं है। और बड़ी बात है कि इसको हम ट्रीट करते हैं केमिकल से, ताकि इसमें बीमारी या इंसेक्ट वगैरह ना लगे, लेकिन इसमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सीड टेस्टिंग में जैसे उसका जर्मिनेशन टेस्ट, उसमें कितना जम रहा है, उसकी प्योरिटी का टेस्ट, उसका हेल्थ, उसका जिसमें मॉइस्चर, मतलब कितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, ये सारा चीज़ इसमें देखा जाता है। ये सब इसमें टेस्टिंग इसमें नहीं किया जाता है। तो क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो उसको कंट्रोल करने वाली एक सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है। जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का मतलब बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो कि इसको प्रमाणित करती है कि ये प्रमाणित बीज है, सही है, इसमें इतना जर्मिनेशन है, इतना इसमें प्योरिटी है, इसमें ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है। और इसमें कंपल्सरली सर्टिफाइड और ट्रूथफुली लेबल्ड जो बीज के तौर पर जिसको हम उगा के मार्केट में बेच रहे हैं, ये कंपल्सरी है। या तो वो सर्टिफाइड होगा, प्रमाणित होगा, या फिर ट्रूथफुली लेबल्ड, उसमें लेबल लगा होगा कि इसमें क्या परसेंटेज वगैरह है, वो सब के बारे में सब ज़रूरी है उसको पैकिंग पे लिखना। यहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपैरिजन है ग्रेन के बीच में और बीज के बीच में। तो सारे ग्रेन जो है वो बीज हो सकते हैं, पर सारे बीज जो है वो ग्रेन नहीं होंगे, क्योंकि जो हम उगा उसके लिए सारे ग्रेन्स जो है वो बीज नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेन्स को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें से कुछ हिस्सा हम उगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सीड हो गया, लेकिन सारा ग्रेन जो है वो सीड की क्वालिटी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड में क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसमें प्योरिटी देखा जाता है, जर्मिनेशन देखा जाता है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। इसका अलग इसके लिए संस्थाएं हैं जो कि बीज का उत्पादन वगैरह करती हैं और उसको मार्केटिंग करती है। यहाँ इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कंपैरिजन है सीड और ग्रेन के बीच में। तो जैसा कि हमने बॉटनी का डेफिनेशन देखा कि सीड हम उसको बोलते हैं जो कि एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, मतलब ऐसा बीजांड ओव्यूल जिसमें निषेचन हो चुका है और जिसमें एक एम्ब्रो यानी कि भ्रूण का विकास हुआ है, जिससे एक नया पौधा बनता है। पर सीड एक्ट 1966 जो है उसके हिसाब से सीड में क्या क्या आता है, तो वो बोलता है कि सीड ऑफ फूड क्रॉप्स जो हम खाने के लिए उगाते हैं उनके जो बीज है वो बीज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एडिबल ऑयल का सीड है, मतलब जो ऑयल सीड्स है जिससे तेल हमको मिलता है, जैसे सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, जो भी ग्राउंड नट हो गया, इन ऑयल सीड। सीड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फल और सब्जियों के बीज वो सीड की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका कॉटन सीड है, ये सीड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आपका जो कैटल फॉडर यानी चारे के तौर पे इस्तेमाल होने वाली जो फसलें हैं उनके बीज को भी बीज में रखा गया है, जूट सीड को रखा गया है। इसके अलावा सीडलिंग्स यानी कि जो चारा निकलता है वो छोटा पौधा, ट्यूबर्स यानी कि आलू जैसे है, बल्ब है, जो ऑनियन का, प्याज का होता है, राइजोम है, रूट है, कटिंग्स है, ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट है, ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सब इस कानून के तहत सीड की कैटेगरी में आती है। तो ये एक एक्ट है, एक कानून है जो कि गवर्नमेंट ने पास किया है, तो उसके अंतर्गत इन चीज़ों को सीड के अंदर रखा गया है। वहाँ अगर उस कानून के अंदर सीड बोल रहा है मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अदर वेजिटेबली प्रोपोगेटेड मटेरियल, जो कि जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, सीड का पौधे का कोई हिस्सा है, तो इन सबको जो है सीड की कैटेगरी में रखा गया है। सीड का इम्पोर्टेंस क्या है, सीड क्यों इम्पोर्टेंट है?
तो सीड में एक न्यू कैरियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ये नई तकनीक का वाहक है, ऐसा बोल रहा है। कैसे नई तकनीक का वाहक है? सीड को जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में देखे हैं या सीड प्रोडक्शन में, उसको हम अलग अलग जनकों का चुनाव करते हैं, उनमें क्रॉसिंग कराते हैं, जो लक्षण एक में है नहीं है उनको साथ में लाते हैं, फिर हर जनरेशन में हर पीढ़ी में उनका सिलेक्शन या वरण करते हैं, फिर अल्टीमेटली जो सबसे अच्छा मिलता है उसके बीज को हम उसको एज ए वैरायटी हम रिलीज़ करते हैं। तो इसमें नई तरह के जीन्स रहते हैं जिनको कि हम उस प्रोग्राम के तहत क्रॉसिंग के द्वारा या दूसरी किसी तकनीक से एक साथ लाते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि नई तकनीक का ये वाहक है, इसमें नई चीज़ें मौजूद है। ये बेसिक टूल है सिक्योर्ड फूड सप्लाई। अगर हमको फूड सप्लाई मतलब भोजन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब सबको भोजन मिल सके, उसकी दृष्टि से सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड जब अच्छा नहीं होगा तो अच्छा उगेगा नहीं, और पैदावार अच्छा नहीं होगा तो सबको भोजन जो है वो नहीं मिलेगा। तो इंडिया जो है आज फूड के मामले में सेल्फ सस्टेन्ड है, मतलब आत्मनिर्भर है, उसके पास इतना प्रोडक्शन है कि वो सबको कर सकता है। ए मीडियम फॉर रैपिड रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। अगर नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इस तरह का कुछ हो गया, तो वहाँ सब जब नष्ट हो गया है तो वहाँ पर फिर से कृषि को स्थापित करने के लिए सीड ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि जब सीड हम फिर से लगाएंगे तो फिर से वहाँ खेती शुरू होगी। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए सीड जरूरी है। और ये सिक्योर क्रॉप यील्ड, मतलब जो पैदावार है, पैदावार को ये सिक्योर करता है। मतलब अच्छा सीड रहेगा तो वहाँ पे ये पैदावार हम सुनिश्चित करता है कि पैदावार जो है प्रॉपर होगा। इवन इफ जहाँ पर फेवरेबल प्रोडक्शन एरिया जो है वो उतना फेवरेबल नहीं है, मान लीजिए कहीं पे सूखा ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे मिट्टी में कुछ तत्व हैं जो ज़्यादा हैं, सैलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, वहाँ पर भी अगर हमारे पास उस तरह की उन्नत किस्में हैं तो उनका बीज लगा करके हम वहाँ पर भी खाद्य सुरक्षा को निश्चित कर सकते हैं। तो सीड की क्वालिटी की बात करते हैं कि सीड क्वालिटी, मतलब सीड क्वालिटी से हम क्या समझेंगे। ये सीड क्वालिटी को कहा गया है कि ये सब उस एक्ट के तहत ही इसकी भी चर्चा की गई है कि सीड, ऐसा सीड जिसमें जेनेटिक और फिज़िकल प्योरिटी हो, मतलब फिज़िकली देखने में भी वो प्योर हो, उसमें दूसरे तरह की चीज़ों का मिलावट नहीं हो, कंकड़ पत्थर ये वो गंदगी उसमें ना हो, और जेनेटिकली प्योर हो, मतलब जिसका सीड हम तैयार कर रहे हैं उसमें ओरिजिनल जिससे तैयार कर रहे हैं उसमें जो जीन्स मौजूद थे इसमें भी वही जीन्स मौजूद हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि इसमें सिर्फ उसी वैरायटी का, उसी किस्म का बीज उसमें हो, कोई दूसरे किस्म का, दूसरी वैरायटी का सीड ना हो जिससे कि दूसरा जीन भी साथ में आए। तो जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, फिजिकल प्योर हो। तो जेनेटिकली प्योर ये प्योरली बात करता है कि उसी किस्म का बीज होना चाहिए, और उसका हेल्थ जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना होना चाहिए, बीज में कोई बीमारी लगी हो, इस तरह का कुछ ना हो। फिज़िकल क्वालिटी, इसमें 3 चीज़ों को देखा जाता है सीड की क्वालिटी में। एक है उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी, मतलब ऊपर से देखने में सीड कितना साफ़ है, जैसा कि क्लीनलीनेस ऑफ सीड फ्रॉम अदर सीड। दूसरा बीज फिज़िकल क्वालिटी में क्या देख रहा है कि दूसरा सीड उसमें नहीं हो, मतलब किसी दूसरे किस्म का सीड उसमें नहीं हो। डेब्रीज, मतलब ऐसा छिलके उलके ये सब चीज़ें उसमें नहीं हो। इनर्ट मैटर यानी कि कंकड़ पत्थर ये सब नहीं हो। डिजीज़ सीड नहीं हो, मतलब उसमें कोई ऐसा सीड नहीं हो जिसमें इन्फेक्शन है कवक का या किसी रोग का। और इंसेक्ट के द्वारा डैमेज किया हुआ सीड नहीं हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसको, उस लॉट को हम बोलेंगे ये फिज़िकली ये क्वालिटी इसकी अच्छी है, जिसमें ये सब दूसरा सीड नहीं है, डेब्रीज वगैरह नहीं है, कुछ कंकड़ पत्थर या डिजीज ऐसा सीड नहीं है। तो शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज़। तो फिज़िकल क्वालिटी अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए? फिज़िकल मतलब हम बाहरी रंग रूप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो साइज़ उसका एक समान होना चाहिए। अगर जितना सीड है एक पैकेट में सारा एक जैसा होना चाहिए, उसका वज़न, उसका रंग, ये सब एक जैसा होना चाहिए। और शुड बी फ्री फ्रॉम, ये इसमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्टोन, पत्थर के टुकड़े, डेब्रीज, दूसरे पौधे के कुछ अवशेष, डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए,
लीफ ये सब नहीं होना चाहिए, ट्विग्स, स्टेम्स मतलब किसी पत्ती का हिस्सा, ब्रांच का हिस्सा, ये सब कुछ फ्लावर का हिस्सा, फ्रूट का हिस्सा, दूसरा बीज, दूसरे क्रॉप का बीज नहीं होना चाहिए, इनर्ट मटेरियल वगैरह नहीं होना चाहिए जैसे कंकड़ पत्थर वो सब नहीं होना चाहिए, श्रिवल्ड सीड नहीं होना चाहिए, सीड सूख गया है ऐसा नहीं होना चाहिए, डिजीज सीड नहीं होना चाहिए, मॉटल्ड सीड मतलब छींटेदार, मतलब ये ऐसा करना चाह रहा है कि एक सीड जो प्योर सीड है, जो पूरा रंग उसका एक जैसा है, अगर उसमें छींटेदार मतलब कुछ दूसरा रंग भी उसमें दिख रहा है, इस टाइप का चित्तीदार टाइप का दिख रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मोल्डेड यानी कि इंसेक्ट मोल्ड वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, डिसकलर नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, और एम्प्टी सीड नहीं होना चाहिए, ऊपर अंदर से खोखला है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिज़िकल क्वालिटी में ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, और साइज़ यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेट एक जैसा होना चाहिए, उसका रंग एक जैसा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे फिज़िकल क्वालिटी अच्छी है उसकी। दूसरा जो फिज़िकल क्वालिटी में दूसरा जो क्वालिटी में देखते हैं वो है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब वो एक ही तरह का बीज होना चाहिए, मतलब जो जीन्स जिससे वो पैदा कर रहे हैं उसी के बीज होने चाहिए। दूसरा कोई किस्म का बीज आ गया मतलब दूसरे जीन आ जाएंगे तो उसकी प्योरिटी जो है घट जाएगी। तो ट्रू टू द टाइप, मतलब जिससे पैदा कर रहे हैं उसी के जैसा वो होना चाहिए, बीज प्योर होना चाहिए। और रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ कंटामिनेशन, मतलब उसमें कोई संमिश्रण है कि नहीं उसकी बात कर रहा है। जेनेटिक प्योरिटी मतलब उसमें संमिश्रण की बात कर रही है, दूसरे किस्म का बीज का मिश्रण तो उसमें नहीं आ गया है, तो उसको जिसको कंटामिनेशन हम बोल रहे हैं। कंटामिनेटेड सीड मतलब जिसमें दूसरे किस्म का भी बीज आ गया है। अगर मैं महामाया का सीड रखा हूँ, उसमें जया का सीड आ गया, IR8 का सीड आ गया, तो ऐसा सीड जो है वो कंटामिनेटेड सीड हो गया, उसकी जेनेटिक प्योरिटी कम हो जाएगी। तो सीड और जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर वैरायटीज़, दूसरी जाति का या मिलती जुलती जाति का किसी का दूसरे का बीज उसमें मिला नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक प्योरिटी उसका अच्छा है। जिसमें बिल्कुल दूसरे किस्म का दूसरी वैरायटी का सीड नहीं है, प्योर उसी वैरायटी का उसी किस्म का सीड है सारा सीड, तो हम उस बोलेंगे कि जेनेटिकली वो प्योर है। तीसरा देखते हैं फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। तो फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में हम क्या देखते हैं कि सीड का जर्मिनेशन, मतलब उसमें जमने की उसकी जो क्षमता है कितनी है, उसका विगर कितना है, मतलब जमने के बाद उसमें जो सीडली निकल रहा है, जो नया वो पौधा निकल रहा है, वो कितना हेल्दी है, कितना तेज़ी से जर्मिनेट कर रहा है, तो उसको हम विगर बोलते हैं उसका, कि कितना अच्छा वो जर्मिनेशन हो रहा है, उसमें जो जड़ हो रहा है, जम रहा है, जो तना निकल रहा है, वो सब कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है उसका, और जम रहा है कि नहीं जम रहा है, और जमने के बाद कितना तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है, तो ये सब उसमें देखते हैं। और चौथा जो एक चीज़ देखते हैं वो है सीड का हेल्थ, मतलब सीड कैसा है, उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लगी हुई है, उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ऐसा कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है। तो नॉर्मली क्वालिटी में हम ये चार चीज़ देखते हैं। एक उसका फिजिकल प्योरिटी, यानी ऊपर से कैसा प्योर है कि नहीं, दूसरा कोई चीज़ उसमें है कि नहीं, जेनेटिकली प्योर है कि नहीं, मतलब कोई मिक्सचर और दूसरा वैरायटी का मिक्सचर तो नहीं है, उसमें फिजियोलॉजिकली वो कैसा है, यानी कि उसका जर्मिनेशन कितना हो रहा है। जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन टेस्ट करके नॉर्मली देखते हैं, उसको एक लेबोरेटरी में एक पेट्री डिश में बीज को डाल करके पानी डाल के उसको उगा के देखते हैं कि कितना जम रहा है कितना नहीं जम रहा है। अगर 100 में से 90 सीड जम रहा है तो बोलेंगे जर्मिनेशन 90% है, अगर 95 जम रहा है तो 95% है। तो जर्मिनेशन सीड का देखते हैं, और उसका विगर फिर देखते हैं कि उसमें से जो सीडली निकल रहा है, पौधा जो नया निकल रहा है वो कैसा है, और उस सीड का हेल्थ कैसा है। तो इसमें यही देखते हैं कि ये सीड हेल्थ अच्छा हम तब बोलेंगे जब उसमें एब्सेंस है, नहीं है, क्या नहीं है, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं है और फंगल इन्फेक्शन नहीं है। तो फंगस या कवक उसमें नहीं लगा हुआ है, या कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ है, ऐसा अगर इनसे फ्री है, कवक और इन कीड़े से फ्री है, तो उसका बोलेंगे हेल्थ जो है अच्छा है। तो ये चार एस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो क्वालिटी सीड जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो क्वालिटी सीड में जेनेटिक प्योरिटी हाई होनी चाहिए, हाई प्योर सीड परसेंटेज, यानी कि फिजिकली भी वो प्योर होना चाहिए, उसमें कंकड़ पत्थर पत्तियाँ उत्तियाँ ये सब दूसरी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सूखा बीज नहीं होना चाहिए। जर्मिनेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको जब उगाते हैं तो मिनिमम 95-96% जर्मिनेशन उसमें होना चाहिए। विगर अच्छा होना चाहिए, जब उससे पौधा निकलता है उसकी वृद्धि वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो तेज़ी से बढ़े, अच्छा बढ़े। उस फील्ड इस्टेब्लिशमेंट, जब हम उसको खेत में लगाते हैं तो तुरंत तो पकड़ ले। जैसे कई बार होता है कि हम कई फसलों में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, खास करके
आपको एक जैसे राइस में हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वैसे ही हम वेजिटेबल्स में करते हैं, जैसे टमाटर है या बैगन है, तो उसका हम पहले एक जगह पे बीज को लगा करके छोटे पौधे तैयार करते हैं, चारा तैयार करते हैं, फिर उसको ले जाके मेन फील्ड में लगाते हैं। तो जब हम वहाँ लगाते हैं तो वो वहाँ तुरंत पकड़ लेना चाहिए, तुरंत उसमें, ऐसा नहीं कि हम 100 ले जाकर लगाए उसमें से 85 बचा बाकी मर गया। तो फील्ड इस्टेब्लिशमेंट अच्छा होना चाहिए, पेस्ट डिजीज़ कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना हो, बीमारी ना हो उसमें, वो सब नहीं होनी चाहिए। और उसका शेप, उसका आकार, उसका रूप, उसका आकार, उसका रंग, ये सब जो है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वैरायटी है जिसका सीड अगर पूरा मान लीजिए राउंड होता है तो उसके जितने भी सीड होंगे वो राउंड होना चाहिए। किसी का सीड इस टाइप का शेप का अगर होता है तो जैसा शेप ओरिजिनली होता है तो शेप वैसा ही होना चाहिए, उसका आकार वैसे ही होना चाहिए। साइज़ वगैरह बड़ा साइज़, बोल्ड ग्रेन बोलते हैं, तो बड़ा साइज़ हो तो अच्छा है। कलर, जिस तरह का कलर ओरिजिनल वैरायटी में था तो उससे जो बीज बनाए हैं उसमें भी वैसा कलर होना चाहिए। तो जो कि स्पेसिफिकेशन यानी कि जो मापदंड तैयार किया गया है उस वैरायटी के लिए, जब भी कोई नई किस्म या नई वैरायटी को जब रिलीज़ किया जाता है, लोगों को दिया जाता है उगाने के लिए, तो उसके कुछ मापदंड, उसके गुण जो है वो बताए जाते हैं कि ये वैरायटी है तो इसमें ये गुण है। जैसे ये 120 दिन में पकता है, इसमें प्रति हेक्टर इतना पैदावार आएगा, इसके दाने जो है वो बोल्ड हैं, इनका रंग ऐसा है, इनका आकार ऐसा है, एक फली में इतने दाने आएंगे। तो वो सब जो मापदंड जो बनाए दिए गए हैं उस पर वो खरा उतरना चाहिए। और इसकी लॉन्जिविटी होनी चाहिए, शेल्फ लाइफ, यानी कि बीज को हार्वेस्ट जब हम उसका जब बीज को फसल को लाए तोड़ के और बीज को निकाले तो उसको बीज जो है ना उस कुछ दिन वो रखने की क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ के पैक करके रखे और 10 दिन में ही उसमें जो है वायबिलिटी ख़त्म हो गया, जर्मिनेशन उसका घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा शेल्फ लाइफ होना चाहिए और मार्केट वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं अल्टीमेटली कृषि में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट उद्देश्य उसका है कि वो मार्केट से अच्छा रिटर्न देगा, मतलब जो उसको बेचेगा उसको पैसा अच्छा मिलेगा, तभी ये सब तामझामों करेगा। अच्छा बीज लगाएगा तो उम्मीद करेगा कि फसल अच्छी होगी, अच्छा मार्केट वैल्यू मुझे मिले, अच्छा दाम मिले उसका। तो अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू जो है वो होना चाहिए। अब सीड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो फिस्ट्रीजर एक साइंटिस्ट थे, 1975 में उन्होंने सीड टेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि वो सारे तौर तरीके, वो सारे मेथड्स जिसके द्वारा हम जेनेटिक और फिज़िकल ये दोनों लक्षणों में जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो कोई बीज है या कोई वैरायटी, कोई किस्म है, उसके जो फिज़िकल यानी कि बाहरी लक्षण, बाहरी जो कैरेक्टर्स लक्षण हैं उसमें, और जेनेटिक, इन दोनों में जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं जिन तौर तरीकों के द्वारा, उनको हम सीड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो सीड टेक्नोलॉजी में वो सारे तौर तरीके आएंगे जिसमें फिज़िकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ये सब किया जाता है। तो इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कोवन का डेफिनेशन, जिन्होंने सीड टेक्नोलॉजी को बोला है कि वो ऐसा एक डिसिप्लिन है स्टडी करने का जिसमें हम सीड का प्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि बीज का उत्पादन, बीज को कैसे उसको मेंटेन कैसे करना है, उसकी क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता, और उसका प्रिजर्वेशन यानी उसको बचा के रखना। ये सारी चीज़ें हम जो जिसमें अध्ययन करते हैं उसको हम सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मोटा मोटा सीड टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, वो है सीड प्रोडक्शन के बारे में, बीज के उत्पादन के बारे में, सीड के प्रोसेसिंग यानी उत्पादन के बाद उसको उसका क्लीनिंग, ग्रेडिंग, उसको ग्रेड करना, उसको पैकिंग करना, उसको ये सब कैसे करते हैं, उसको स्टोरेज कैसे, सीड को स्टोर करने का क्या तरीका है, क्या साइंटिफिक मेथड्स है, उस कैसे बीज को स्टोर कर किया जाता है, कितने समय के लिए स्टोर किया जाता है, सीड को हम टेस्ट करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, कौन कौन से टेस्टिंग करते हैं, कौन कौन से तरीके उसमें अपनाते हैं, सीड का सर्टिफिकेशन यानी बीज का प्रमाणीकरण हम कैसे करते हैं, बीज का हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लोगों तक उसको पहुंचाना,
और उससे संबंधित जो रिसर्च होता है, बीज से संबंधित रिसर्च जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है सीड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो इसको सीड टेक्नोलॉजी को इसलिए बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब कई सारी चीज़ों का ये मिला जुला है। इसमें मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, इसके प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं, इसके टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, इसका सर्टिफिकेशन भी देखते हैं। तो कई सारी चीज़ों का मिला जुला, ये एक मिला जुला विज्ञान है। तो सीड टेक्नोलॉजी का जो गोल है, यानी कि उसका जो एम है, उसका उद्देश्य जो है वो क्या है? तो सीड टेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य है वो एक तो है कि क्वालिटी सीड पैदा करना, उसका मल्टीप्लिकेशन करना। सीड जो है जल्दी जल्दी उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे कोई सीड या कोई किस्म विकसित हुई है तो उसको लोगों से पहुंचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन हो सके, वो देखना। टाइमली सप्लाई, समय पर लोगों को, किसानों को मिल सके, जो उनका बोने का समय है उस समय उनको मिल सके। क्वालिटी उसकी एश्योर्ड हो, मतलब क्वालिटी जो है वो प्रमाणित हो कि भाई इस तरह क्वालिटी यहाँ क्वालिटी का मतलब हम पहले देख चुके हैं कि उसमें फिज़िकल क्वालिटी, जेनेटिक क्वालिटी और फिजियोलॉजिकल, ये सारी क्वालिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए और लोगों को एक रीज़नेबल प्राइस में मिल सके। मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी के चक्कर में और सब करने के चक्कर में दाम इतना ज़्यादा हो गया कि किसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो रीज़नेबल प्राइस में किसान को मिलना चाहिए। तो सीड टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? ये क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब जितनी ज़रूरत है उसको मल्टीप्लाई करके, पैदा करके उतना बीज मुहैया कराएगा लोगों को। जहाँ जहाँ जितना ज़रूरत है क्वांटिटी, उतना बीज मुहैया कराना। सीड का क्वालिटी अच्छी उन्नत किस्म के बीज लोगों तक पहुंचाना, लोगों को मिलना। टाइमली अवेलेबिलिटी, समय से उनको बीज मिल सके, जब वो लगा रहे हैं, जब ज़रूरत है उस समय, ज़रूरत के समय मिलना। और प्योरिटी उसकी जो है, सीड जो है वो प्योर हो, खास करके जेनेटिक प्योरिटी हो। मतलब मैं अगर एक वैरायटी सोच के मार्केट से ख़रीद के लाया हूँ और जब लगा रहा हूँ उसमें दूसरा किस्म भी निकल रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैरायटी बोल रहे हैं, जो किस्म बोल रहे हैं, वही उसी किस्म का बीज उसमें होना चाहिए। फिज़िकल प्योरिटी भी होना चाहिए, उसमें मिक्सचर वगैरह नहीं होना चाहिए दूसरे किस्म का। और प्रॉपर स्टोरेज के बारे में भी बात करता है टेक्नोलॉजी की। एक बार बीज का उत्पादन मान लीजिए हो गया, क्योंकि उत्पादन कहीं और हो रहा है और उसका इस्तेमाल हो सकता है देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा हो, तो उसको जब तक दूसरी जगह तक पहुंचेगा तब तक उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे करके स्टोर करने की ज़रूरत है ताकि वो लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। उसको पहुंचाना, दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो प्रॉपर स्टोरेज के बारे में ये बात करता है। उस प्रॉपर स्टोरेज कैसे होना चाहिए वो बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। वो कैसे पहुंचेगा? डायरेक्ट किसान को पहुंचेगा या किसी के माध्यम से पहुंचेगा, कोई दुकान के माध्यम से पहुंचेगा, किस तरह से पहुंचेगा, उसकी बात ये करता है। तो उसके बारे में भी ये देखता है। और इम्प्रूव सीड, नया सीड को डेवलप करना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, नया रिसर्च, नया शोध करके नई और उन्नत किस्म के बीज को सुधारना, उसको और उन्नत किस्म के को विकसित करना। तो ये सारे काम जो है सीड टेक्नोलॉजी करता है। अब हम देखेंगे क्लासेस ऑफ सीड, सीड का जो वर्गीकरण है वो कैसा है। तो जो सबसे पहला क्लास आता है वो है न्यूक्लियस सीड। नॉर्मली 5, 4 या कहीं आपको 4 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा। तो नॉर्मली जो आता है वो एक न्यूक्लियस सीड, कहीं कहीं न्यूक्लियस सीड आपको नहीं मिलेगा, सीधे ब्रीडर सीड लिखा रहता है। तो इसको जब एक बार हम कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो न्यूक्लियस सीड जो है वो 100% जेनेटिकली प्योर सीड होता है। मतलब ये 100% प्योर सीड है, जेनेटिकली प्योर है, मतलब इसमें कोई भी दूसरी किस्म का मिक्सचर नहीं है। फिज़िकल प्योरिटी जो है, फिज़िकली भी ये 100% प्योर होता है। और इसका उत्पादन जो है, जो ओरिजिनल ब्रीडर या जो ओरिजिनल साइंटिस्ट जो इसको उत्पादन कर रहा है, वो इसका जो साइंटिस्ट इसका उत्पादन कर रहा है, जो तैयार कर रहा है, वही इसको बनाता है। या वो संस्था या वो जहाँ पे ये हो रहा है वो कोई वैज्ञानिक खुद हो सकता है, या कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, कोई शोध संस्था हो सकती है, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कोई बीज का विकास हो रहा है तो जो पहला बीज जो बनेगा वो किस्म का, उसको न्यूक्लियस सीड बोलेंगे। और वो बनाने वाला जो है कोई ब्रीडर, कोई तो साइंटिस्ट इन्वॉल्व होगा, तो कोई साइंटिस्ट होगा, कोई संस्था है, इंस्टीट्यूट है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनाती है। तो ये जो है, जो
पहला जो बीज विकसित होता है किसी किस्म का, कोई नया किस्म है, नई वैरायटी है, उसका जो पहला बीज जो तैयार होता है वो सिलेक्शन करके, क्रॉसिंग करके और सब कुछ करने के बाद जो पहला बीज तैयार होता है उसको हम न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। तो ये कोई ब्रीडर इंडिविजुअली कोई साइंटिस्ट अलग अपना रिसर्च करके बना रहा है वो भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। इसका जो भी इसको तैयार करता है, ये बीज जो तैयार कर रहा है वो एक पेडिग्री सर्टिफिकेट इशू करता है। पेडिग्री सर्टिफिकेट यानी कि उसका एक सर्टिफिकेट, यानी कि वो ये कैसे तैयार किया गया है उसके बारे में एक सर्टिफिकेट वो देता है, पेडिग्री सर्टिफिकेट, जो भी ब्रीडर या पादप प्रजनक उसको तैयार किया जाता है। और ये 100% जैसा कि ऊपर में बताया, ये 100% प्योर होगा। तो ये पहला सीड जो किसी वैरायटी का तैयार होता है वो है न्यूक्लियस सीड। इसके बाद जो बीज आता है वो है ब्रीडर सीड, जो कि न्यूक्लियस सीड को मल्टीप्लाई करके इसी का वृद्धि करके तैयार किया जाता है। तो ये प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड होता है। इसको लार्ज स्केल में मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े स्केल में इसको करते हैं। किसके कहने पर? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, DOAC, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के कहने पर इस सीड को उगा करके और ज़्यादा संख्या बढ़ाया जाता है, बढ़ा के ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। तो जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसको सुपरवाइज कौन करता है? जब ब्रीडर सीड प्रोडक्शन होता है तो ब्रीडर सीड को प्रोडक्शन करने का सुपरविजन कौन करता है? जो पादप प्रजनक जिसने इसको तैयार किया है वो खुद, या जिस संस्था में हो रही है, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने इसको तैयार किया है, ये लोग इसका सुपरविजन करते हैं। और एक कमिटी होती है जो उसका पूरा जो प्रोडक्शन उसका हो रहा है उसका देख रेख वो करती है, जिसमें स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, राज्य की जो बीज प्रमाणीकरण जिस राज्य में तैयार हो रही है उसकी बीज प्रमाणीकरण संस्था की तरफ से एक प्रतिनिधि उसका रहता है। नेशनल या स्टेट सीड कॉरपोरेशन का एक प्रतिनिधि रहता है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कोई एक नॉमिनी रहता है, उसके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ कोई व्यक्ति रहता है। और कंसर्न ब्रीडर, जो ब्रीडर ने इसको ओरिजिनली तैयार किया है वो रहता है। तो इसकी एक कमिटी रहती है जो कि जब न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड तैयार किया जा रहा है तो इसमें ये सब लोग रहते हैं उस कमिटी में। और इसका सुपरविजन जो है वो प्लांट ब्रीडर जिसने इसको तैयार किया है, प्लांट ब्रीडर या जो कॉलेज या जो इंस्टीट्यूट या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसको तैयार किया है वो उसका सुपरवाइज करती है। और पूरा प्रोसेस को देखने के लिए, मतलब फील्ड में सुपरविजन कब क्या करना है उसको वो देखते हैं। और जो पूरा प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है उसको मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी रहती है, जिस कमेटी में एक राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का एक व्यक्ति रहता है, नेशनल या स्टेट सीड कॉरपोरेशन का एक व्यक्ति रहता है, ICAR का एक नॉमिनी रहता है, और जो ब्रीडर है जिस या जो संस्था है वो भी उसमें नॉमिनी रहता है। तो ये भी 100% जो है, इसमें भी 100% फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी इसमें भी रहता है। तो न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड जो है ये ब्रीडर के द्वारा खुद जो पादप प्रजनक है उसके द्वारा तैयार किया गया है, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो तैयार किया जाता है उसको ब्रीडर सीड बोलते हैं। तो ये जो दो तरह के सीड हैं इनका प्रमाणीकरण नहीं होता है, सर्टिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये ब्रीडर जो है, जो प्रजनक है, वो खुद तैयार कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों केस में सीड का सर्टिफिकेशन या बीज का प्रमाणीकरण नहीं होता है। जो अगला क्लास आता है वो है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वैरायटी कोई निकली है उसको कहीं पर दे करके उसकी न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड तैयार कर लिया, फिर ब्रीडर सीड से जो सीड अगला सीड तैयार किया जाता है जो लोगों के अलग अलग जगह पे दिया जाता है ताकि वहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो सके, तो उसको हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं। तो ये प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड है, यानी कि ब्रीडर सीड की अगली पीढ़ी जो है वो फाउंडेशन सीड है। इसको सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज जो है, सीड उत्पादन की जो संस्थाएं हैं गौ सरकारी, वो उसको उगाती हैं, ब्रीडर सीड से ये करती है, या प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। या तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है बीज प्रमाणीकरण, सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी, बीज उत्पादक जो संस्थाएं हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, या तो वो इसको उगाएंगी या उनके सुपरविजन में ये उगेगा इन सच ए वे दैट क्वालिटी इज़ मेंटेन। तो उनके सुपरविजन में उगेगा या वो खुद उगाएंगे, ऐसा करेंगे क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इसकी प्योरिटी बोल रहा है 99.5%, यानी कि ऑलमोस्ट 100% प्योर होती है ये। तो ये
सीड जो है ब्रीडर सीड की जो अगली पीढ़ी उगाई जाती है, ब्रीडर सीड से जो और सीड तैयार किया जाता है उसको फाउंडेशन सीड बोला जाता है। फाउंडेशन मतलब एक आधार तैयार हो गया, बहुत सारा सीड हो गया तैयार, और उस ब्रीडर सीड को मल्टीप्लाई करके, तो पहले न्यूक्लियस सीड को बढ़ा करके थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है, और ब्रीडर सीड को और ज़्यादा मात्रा में पैदा करके फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, और उससे फिर लास्ट में सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली लोगों को दिया जाता है। तो इसके अलावा एक सीड और आता है रजिस्टर्ड सीड, ये लेकिन इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है। रजिस्टर्ड सीड बोलते हैं कि फाउंडेशन सीड का ये प्रोजेनी है, इसी से इसको बनाया जाता है, और ये इशू किया जाता है। इसके लिए टैग भी है, कलर भी है, पर्पल कलर का टैग इसको दिया जाता था। पर ये रजिस्टर्ड सीड है, मतलब रजिस्टर्ड कुछ ग्रोअर होते हैं जो कि बीज जो संस्थाएं हैं बीज उत्पादक, उनके साथ रजिस्टर्ड कुछ संस्थाएं होती है जो इसको उगाती थी। पर ये जो है इंडिया में चलन नहीं है। इंडिया में इस फाउंडेशन सीड के बाद सीधे सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। तो सर्टिफाइड सीड जो है वो फाउंडेशन सीड से इससे तैयार किया जाने वाला बीज है। वो सर्टिफाइड सीड एक फाउंडेशन सीड की अगली पीढ़ी हो सकती है, या सर्टिफाइड सीड की पीढ़ी हो सकती है, या रजिस्टर्ड सीड की अगली पीढ़ी हो सकती है। ये जो है वो पीढ़ी है जिसको कि लोगों को दिया जाता है उगाने के लिए। अब ये वाला जो है इंडिया में अब नहीं सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो इंडिया में जो है वो न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड के बाद सर्टिफाइड सीड उगाया जाता है। तो यही किया जाता है। और इसको कौन उगाता है? तो रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स, मतलब जो भी इसको उगाएगा उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं ये बीज उगाने जा रहा हूँ, तो उसको उगाएगा और उसका सुपरविज़न होगा। सुपरविज़न कौन करेगा? उसका देख रेख कौन करेगा कि प्रॉपर तरीके से खेत में जो चीज़ होनी चाहिए वो है कि नहीं है, बराबर दूरी दूसरी फसलों से है कि नहीं है, कब उसमें कोई दूसरा अलग वैरायटी का पौधा तो नहीं उग रहा है। तो ये सब सुपरविज़न जो करना है ये सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो करती है, यानी कि बीज प्रमाणीकरण संस्था जो है वो करती है। ये देखता है फील्ड में जाके, सीड इंस्पेक्टर जो है वो जाके इसका वेरिफिकेशन वगैरह करता है। और इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड है उतना उस पूरा करता है, यानी कि जितना इसमें प्योरिटी होना चाहिए, जितना इसमें फिजिकल प्योरिटी होना चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी होना चाहिए, जर्मिनेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ इसमें हो, और इसको एक ब्लू कलर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ये 98 to 99% ऑलमोस्ट ये भी प्योर होता है। इन सब के अलावा एक और सीड मिलता है जो है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड ऐसा बीज है जो कि आपको मार्केट में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां जो बेचती हैं वो सारे ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होते हैं। ट्रूथफुली लेबल्ड मतलब मैं सत्यता से मैं कह रहा हूँ कि मैं पैदा किया हूँ, इसमें इतना होगा, ये सब चीज़ मैं उसको जो उगाया है वो बोल रहा है कि मैं वो एक हलफनामा दे रहा है कि हाँ ये इसमें इतना प्योर होगा, ये होगा, वो होगा, उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं होता है। तो ये सर्टिफाइड सीड नहीं है, इट इज़ नॉट ए सर्टिफाइड सीड। इसको कौन उगाता है? जो कल्टीवेटर्स हैं, जो उगा रहा है, कोई किसान है वो भी कर सकता है, कोई प्राइवेट सीड कंपनियां जो है वो उसको उगाती हैं। तो जो प्राइवेट सीड कंपनियां जो भी बीज बेचती हैं वो सब ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है, और इनका ट्रूथफुली सोल्ड अंडर ट्रूथफुल लेवल्स। तो इसमें ट्रूथफुली लेवल का सीड लगा होता है कि मैं ये सर्टिफाई कर रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ सीड सर्टिफिकेशन के अंडर में ये नहीं आता है, तो उनका काम नहीं है ये देखना कि क्या जब उसको उगाया जा रहा है तो क्या नियम कानून फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब उनका काम नहीं है देखना। और फील्ड स्टैंडर्ड एंड सीड स्टैंडर्ड, मतलब फील्ड स्टैंडर्ड मतलब खेत में जब हम उगाते हैं तो एक शब्द आता है आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी कि जब एक प्लॉट में सीड उगाया जा रहा है, बीज उगाया जा रहा है, और बाजू में उसी फसल का अगर दूसरा कोई प्लॉट लगा हुआ है तो दोनों प्लॉटों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, ये स्वपरागित और परपरागित फसलों में अलग अलग किया हुआ है। जो स्वपरागित फसलें होती हैं उसमें 3 से 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और परपरागन में काफ़ी ज़्यादा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जब जहाँ पे बीज उग रहा है उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में और उसी किस्म का, उसी वैरायटी का या उसी फसल का दूसरा खेत नहीं होना चाहिए। तो ये सब फील्ड स्टैंडर्ड, उसमें कब कब कोई ऑफ टाइप प्लांट आ रहा है, मतलब कोई दूसरी किस्म का पौधा उग रहा है तो उसको निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, फ्लावरिंग उसका ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सीड का स्टैंडर्ड, यानी कि बीज का जो मानक है, जर्मिनेशन, प्योरिटी, ये सब के संबंध में जो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, एज़ पर सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड जो उसका
सर्टिफाइड सीड का जो स्टेज है, मतलब फील्ड का स्टैंडर्ड और सीड स्टैंडर्ड, वो बोलता है उसको मेंटेन करना है एज पर सीड एक्ट एंड सर्टिफाइड सीड स्टेज। मतलब सर्टिफाइड सीड में जो जो होना चाहिए ये बोलता है आपको मेंटेन करना है, लेकिन इसका कोई बीज प्रमाणीकरण संस्था आके कोई जांच नहीं करती है। तो अंडर द सीड एक्ट द सीड प्रोड्यूसर एंड सीड सेलर, जो उसको उगा रहा है, जो ट्रूथफुली लेवल्ड सीड को उगा रहा है और जो उसको बेच रहा है, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड, वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो ट्रूथफुल लेवलिंग इज कंपलसरी। ये कंपलसरी कब है? फॉर नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी। नोटिफाइड वैरायटी मतलब वो वैरायटी, वो किस्में जो विकास जिसका विकास देश में हुआ है और जिसको नोटिफिकेशन करवाया गया है कि ये एक नई वैरायटी, आज से ये वैरायटी आ गई। तो नोटिफिकेशन जो भी जिस वैरायटी का हो गया है उसका जब भी सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये ट्रूथफुल लेवल तो कंपलसरी है, उसका सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो प्रमाणीकरण है या सीड सर्टिफिकेशन है वो इंडिया में वॉलेंट्री है, यानी कि ऐच्छिक है। आप एक बीज तैयार कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है, आप सर्टिफाई कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना चाहो तो मत कराओ, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ट्रूथफुली लेवल का टैग उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा आपको जो क्लासेस मिलते हैं, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, इसके अलावा ट्रूथफुली लेवल्ड सीड जो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर करता है। तो क्लास आपको मोस्टली ये 4 मिलेगा। तो न्यूक्लियर सीड, इसका कोई टैग नहीं होता अलग से। ब्रीडर सीड को एक गोल्डन येलो टैग दिया जाता है, फाउंडेशन सीड को सफ़ेद कलर का टैग दिया जाता है और सर्टिफाइड सीड को ब्लू कलर का टैग दिया जाता है। तो इनका जो सर्टिफिकेशन का जो लेवल है, जिसमें साइन वाइन करके सर्टिफाई किया जाता है, उसका टैग का कलर ये होता है। इसको कौन करते हैं? तो इसको जो ब्रीडर है, जो पादप प्रजनक है, या जो संस्था है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो उसको उगाती है। और इसको मेंटेन जो है, क्वालिटी इसका मेंटेन किया जाता है। एक अलग तकनीक है जिसको मेंटेनेंस ब्रीडिंग बोला जाता है, वो मेंटेनेंस ब्रीडिंग के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। ब्रीडर सीड जो है, इन्हीं के सुपरविजन में जो जिनने इसको तैयार किया है, इस किस्म को तैयार किया है, वही पादप प्रजनक या वही संस्था के सुपरविजन में इसको उगाया जाता है। तो चूंकि जिसने तैयार किया है वो खुद ही देख रेख कर रहा है इसको ब्रीडर सीड तैयार करने का, तो इसलिए इसका सर्टिफिकेशन नहीं होता है, इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है। तो ब्रीडर सीड का जो मॉनिटरिंग टीम, जैसा हमने देखा है, वो फील्ड इंस्पेक्टर होती है और ICR के लोग और लोग होते हैं, उसमें जो इसका ग्रो आउट टेस्ट वगैरह किया जाता है। और जो फाउंडेशन सीड है, यानी इससे इसको जब फर्दर इसका मात्रा बढ़ाना है, तो इसमें स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव एजेंसी, सेंट्रल एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशंस, प्राइवेट सेक्टर, ये सब इसको तैयार करते हैं। और स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी और फील्ड इंस्पेक्शन इसकी करती है, ताकि इसकी क्वालिटी क्या है वो बरकरार रहे कि नहीं, उसको देखता है। तो जो सर्टिफाइड सीड है, यानी कि जो अल्टीमेटली जो किसान को दिया जाने वाला सीड है, सर्टिफाइड सीड, जिसको कि ब्लू टैग दिया जाता है, जिसको कि सरकारी एजेंसियां जो है, सीड प्रोडक्शन जो एजेंसियां होती हैं वो उसको उगाती है, या इंडिविजुअल किसान या इंडिविजुअल कोई लोग भी उसको उगा सकते हैं। पर उसके पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनको एक रिपोर्ट जमा करना पड़ता है कि मैं इस किस्म के बीज का ये उत्पादन करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सीड का इंस्पेक्शन होता है, उसके स्टेजेस का इंस्पेक्शन होता है। अलग अलग फसल के अलग अलग चरण में, जब फसल की ग्रो हो रही है, बीज से जब निकला, तो हर एक चरण में जब उसका फ्लावरिंग आया, जब उसमें फल लगने शुरू हुए, फ्रूटिंग शुरू हो गया, तो ये हर एक स्टेज में सीड का इंस्पेक्टर आके उसकी जांच करता है। अल्टीमेटली जब उसका हार्वेस्टिंग हो गया, जब उसको बीज को अलग करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, वो सब जो है सीड इंस्पेक्टर का काम है जांच करना आकर के। तो सर्टिफाइड सीड अल्टीमेटली, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये ही जो है अल्टीमेटली किसान के पास जाता है उगने के लिए, तो इसलिए सर्टिफाइड सीड में जो है इंस्पेक्शन वगैरह ये सब बहुत किया जाता है। और जो एक ट्रूथफुली लेवल सीड मैंने अलग से बताया, ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। इसमें क्वालिटी कंट्रोल का ये सब कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं है, ये खुद का ही क्वालिटी कंट्रोल है जो कर रहा है, और इसको एक ग्रीन कलर का टैग इसको दिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो निजी संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, बीज उगाने वाली कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो ये जो है इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। प्राइवेट कंपनियां ही जो है मेजॉरिटी रोल प्ले करती हैं।
पब्लिक सेक्टर जो है वो पहले बहुत कम था, कमर्शियल सीड में बहुत 20-25% था उनका हालांकि मात्रा उनका जो है योगदान बढ़ा है, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर जो है वही मेन रोल इसमें प्ले करता है। प्राइवेट कंपनियां मेन रोल प्ले करती है। जो उगाने की जो संस्थाएं हैं वो करीब ICR के जो रिसर्च स्टेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो रिसर्च स्टेशन हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन, नेशनल सीड कॉरपोरेशन और स्टेट फार्मर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ संस्थाएं हैं जो कि इनके लिए बीज का मतलब जो गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं हैं जो कि बीज का उत्पादन, उनका प्रोसेसिंग वगैरह करती हैं। जबकि प्राइवेट में अगर देखें तो प्राइवेट में 500 से ज़्यादा छोटे और मध्यम की कंपनियां हैं, मध्यम साइज़ की कंपनियां हैं जो कि ये सब करती हैं। 50 लार्ज नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मतलब 50 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि देसी और विदेशी सब मिला करके बड़ी कंपनियां हैं। और इनके सबके पास अपना ओन R&D यूनिट है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनका अपना अलग एक उनका यूनिट है। और टेक्निकल के लिए और कुछ सपोर्ट चाहिए होता है तो वो वैज्ञानिक भी उनके पास होते हैं, तो वो लोग देखभाल करते हैं। तो ये जो सरकारी संस्थाएं हैं वो मेनली जो बीज बनाती है, जो कि जिनको बोला जाता है कि हाई वॉल्यूम लो वैल्यू क्रॉप। हाई वॉल्यूम लो वैल्यू क्रॉप मतलब जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब बड़े पैमाने पर उनको उगाया जाता है, लेकिन उनका वैल्यू वाइज अगर देखेंगे, उनकी कीमत वाइज अगर देखेंगे तो कीमत जो है कम है। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब जो फसलें हैं जो कि बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, लेकिन उनका वैल्यू के दृष्टिकोण से, उसकी कीमत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कम है। तो सरकारी संस्थाएं जो है वो साधारणतः यही इनका प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि उनका मेन रोल उनका ध्यान ये, क्योंकि चूँकि इसमें वैल्यू कम है, इसमें पैसा आपको उतना नहीं मिलेगा, या इनका प्रोडक्शन में भी जो सीड का कीमत भी कम है, तो नेचुरली प्राइवेट कंपनियां जो हैं इसमें नहीं आती है साधारणतः। तो इसलिए गवर्नमेंट की एक मजबूरी भी है कि वो इसको पैदा करे, क्योंकि नहीं तो किसानों को कैसे मिलेगा। तो ये जो है नॉर्मली हाई वॉल्यूम लो वैल्यू क्रॉप को उगाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है राइस, व्हीट, और इनका जो रिसर्च है वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड रिसर्च है। मतलब इनका जो इन फसलों के ऊपर जो सरकार का रिसर्च है, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या ICR के जो रिसर्च स्टेशन है, इनका जो रिसर्च है वो है कि कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन मतलब उस पैदावार उसकी कितनी हो रही है, पूरे साल में पता चला गेहूं का इतना 1000 टन पैदा हुआ है, तो वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिविटी हमेशा पर यूनिट में देखा जाता है, यानी कि पर एकड़, पर हेक्टेयर, प्रति एकड़ कितना उपज है, उसको प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। तो प्रोडक्टिविटी जो है, इनका रिसर्च जो है वो प्रोडक्टिविटी से संबंधित है कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उपज बढ़े, उसके तरफ होता है। ओवरऑल मार्केट शेयर जो है, पूरे मार्केट में जितना बड़ा मार्केट मतलब बिक रहा है उसमें 24% छोटा हिस्सा इनका है। तो ये इनका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह भी ज़्यादा है। और जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो ये करीब 60%, मतलब पूरे देश में जितना बीज की बिक्री होती है उसका 60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, प्राइवेट कंपनियां कर रही है। और ये कौन से बीज क्यों ऐसा कर रही है, पूरे सेट में अगर मान लीजिए पूरे देश में अगर एक सीज़न में 100 रुपये का बीज बिक रहा है तो उसमें से 60 रुपया जो है प्राइवेट कंपनी बेच रही है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये उन बीजों पर ज़्यादा ध्यान देती है जिसका वैल्यू ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, मतलब कम मात्रा में प्रोडक्शन से भी कीमत जो है वैल्यू उनसे ज़्यादा मिलती है। जैसे कि सब्जियां, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, टमाटो है, या और भी ऐसी शिमला मिर्च है, जो सब्जियां खास करके हाइब्रिड सीड्स जो हैं, तो उन पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो वेजिटेबल्स पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो गवर्नमेंट की संस्थाएं वो जो है क्रॉप मतलब सीरियल्स के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है, धान, गेहूँ, मक्का, इसके ऊपर, और ये जो है सब्जियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रिसर्च का फोकस भी इनका मेनली रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि मेनली ये हाइब्रिड सीड बनाते हैं, तो हाइब्रिड में ऐसे ही उत्पादकता ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जिसको बोलते हैं प्रति एकड़ उत्पादन, वो ऐसे ही हाइब्रिड में ज़्यादा होता है। तो इनका फोकस जो है वो पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस, मतलब कहाँ पर रेजिस्टेंस वैरायटी कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा होता है। तो सीड प्रोडक्शन जो होता है देश में, वो सीड प्रोडक्शन जैसे ब्रीडर सीड का जो प्रोडक्शन होता है
वो कौन उसका उसका मैंडेट या उसके लिए परमिशन कौन देता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसकी मान्यता देती है और करने को बोलती है। जो ब्रीडर सीड का पैदा करना है तो इंडियन ICAR जो है वो कराती है या मान्यता उसकी देती है। तो किसके थ्रू वो कराती है ICAR? तो ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे अलग अलग फसलों के अलग अलग रिसर्च स्टेशंस होते हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, जिसको बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ऐसा सब उनकी संस्थाएँ हैं जो करती है। नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं वो करती हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, जैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज रिसर्च प्रोजेक्ट, तो वो पता चला 10-12 जगहों पर चल रहा है। तो जहाँ जहाँ चल रहा है, बनारस में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, ऐसा हरियाणा में चल रहा है, ऐसा 5 जगह पे 6 जगह पे चल रहा है। तो ऐसा मान लीजिए जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ पर वो उसका उत्पादन करेंगे। तो ये वो संस्थाएँ, उन संस्थाओं के माध्यम से ICAR ब्रीडर सीड का उत्पादन कराती है। दूसरा जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और उसके और 14 सेंटर्स हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं अलग अलग स्टेट में। तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करती हैं। जिस स्टेट में जैसे मान लीजिए रायपुर में कोई इंदिरा गांधी में कोई कृषि विश्वविद्यालय में कोई किस्म का विकास उन्होंने किया, तो इसका प्रोडक्शन भी यहाँ वो लोग ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करेंगे। स्पॉन्सर्ड ब्रीडर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सीड कॉरपोरेशन, मतलब ऐसे कोई संस्था है जो कि जो राज्य बीज निगम के द्वारा जो है कोई पहचानी हुई संस्था है, कोई ऐसे ब्रीडर हैं उनके माध्यम से कराते हैं। और कुछ NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके माध्यम से ये जो है ICAR नॉर्मली ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन कराती है। तो ICAR जो है ऑल्सो प्रोमोट्स स्पॉन्सर्ड ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, मतलब स्पॉन्सर किया हुआ किसी को दे के उससे उगाना, इसको भी ICAR प्रमोट करती है थ्रू नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट सीड कॉरपोरेशन या कृषि विज्ञान केंद्र, इनके माध्यम से भी उनको सीड दे के उससे उगाने का काम ये करती है। एक तो जो बनाया है वो करे रिसर्च स्टेशन में, या किसी को स्पॉन्सर करके उनको दे करके उनके द्वारा उगवाना, ये काम भी ICAR प्रमोट करती है। तो ये वो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इंडिया में ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करवाया जाता है, और उसको करवाता कौन है, वो ICAR करवाता है। तो फाउंडेशन सीड की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन सीड मेनली ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है फाउंडेशन सीड। तो ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन ये इसको उगाती है। स्टेट फार्मर्स कोऑपरेटिव जो है वो उसको ये भी इसको उगाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेट सीड कॉरपोरेशन जो है वो भी उसको उगाती है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर जो हैं जिनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो वो भी करती है। तो फार्मर्स और जो स्टेट फार्मर्स को ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, नेशनल सीड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन करती है, स्टेट सीड कॉरपोरेशन करती है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो हर एक राज्य की जो कृषि विभाग है वो करती है, या प्राइवेट भी करते हैं जिनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन जब प्राइवेट जब भी करेगा तो स्टेट सीड कॉरपोरेशन या स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के देखभाल में, उनके सुपरविजन में करेगा। तो ये इसके अलावा एक सर्टिफाइड सीड की अगर हम बात करेंगे कि ये तो फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड हुआ। सर्टिफाइड सीड जो है वो नॉर्मली जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन वो उगाती है। तो सर्टिफाइड सीड का उत्पादन जो है स्टेट सीड कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है या नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। इन दो के द्वारा ही किया जाता है। और उसमें सीड इंस्पेक्टर अलग अलग स्टेजेस होता है। जब सीड इंस्पेक्टर उसको आता है उसकी जांच पड़ताल करता है और लास्ट में सर्टिफिकेट देता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन वाला काम है ये लेकिन सरकारी तंत्र में ही सीमित है, क्योंकि जो सरकारी तंत्र में जो बीज का उत्पादन किया जाता है, सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो रिसर्च स्टेशंस हैं वो जो नई किस्म के बीज विकसित करते हैं उनका उत्पादन जब होता है और लास्ट में जब सर्टिफाइड सीड उगाया जाता है जिसको कि किसान को दिया जाता है, तो उसी में सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। जो प्राइवेट कंपनियां करती हैं उनमें कोई सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम नहीं होता है, वो अपना बीज को सर्टिफाई नहीं कराती हैं।
तो जब सीड का प्रोडक्शन हो गया और मार्केटिंग की बात करते हैं, यानी कि उसको किसान तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो सीड मार्केटिंग का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक उसका डेफिनेशन जैसा दिया है, उसकी एक परिभाषा दी है, वो ये बोलता है कि सीड मार्केटिंग का जो एम है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि फार्मर का जो डिमांड है, कि फार्मर की जो ज़रूरत है, फार्मर को इतना किलो सीड चाहिए, तो उस ज़रूरत को पूरा करना। तो फार्मर के डिमांड को पूरा करना फॉर रिलायबल सप्लाई ऑफ रेंज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। तो जो बीज सप्लाई करके फार्मर की ज़रूरत को पूरा करना, कैसा बीज? तो इम्प्रूव्ड सीड, जो कि उन्नत किस्म का बीज हो, जिसमें क्वालिटी जो है वो एश्योर्ड हो, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो जो है सही हो। तो सही गुण वाले उन्नत किस्म के बीजों को की जो डिमांड है फार्मर को, उसको पूरा करना, तो वो उसको हम सीड मार्केटिंग बोल रहे हैं। तो सीड मार्केटिंग का एम या उद्देश्य जो है वो ये है कि फार्मर की जो डिमांड है, जो अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी इम्प्रूव्ड वैरायटी का जो बीज है, उसका जो डिमांड है उसको पूरा करना। तो सीड मार्केटिंग ये करता है कि फार्मर के डिमांड को, अच्छी क्वालिटी के बीज का डिमांड को पूरा करता है। तो पर ये कैसे होना चाहिए? एक एक्सेप्टेबल प्राइस पे होना चाहिए, मतलब उसका जो दाम है, एक्सेप्टेबल प्राइस मतलब वो दाम है जो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, वो किसान के लिए भी एक्सेप्टेबल है और जो बेच रहा है उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है, मतलब दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। ऐसा दाम पर जो अच्छी क्वालिटी का बीज है, उसका जो डिमांड है उसको पूरा करना। तो सीड मार्केटिंग ये करता है। तो इसलिए मार्केटिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए किसान या जो कंज्यूमर है, किसान को जो ज़रूरत है, किसान की ज़रूरत, वो नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए, और जो बीज की जो कंपनी है जो बीज बना रही है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा होना चाहिए। मतलब सीड मार्केटिंग सही से हो रहा है कि नहीं, मार्केटिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, ये हम तभी समझेंगे जबकि किसान का डिमांड भी पूरा हो रहा है और जो कंपनी उसको बना के बेच रही है उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। तो मार्केटिंग, जब मार्केटिंग जो है सीड का मार्केटिंग, वो सेगमेंट के आधार, सेगमेंट क्रॉप का जो मार्केट है, मतलब जो उसके खरीदने वाले जो लोग हैं, उसको जो है ना, क्रॉप की प्रजाति, कौन सी प्रजाति वो लोग खरीद रहे हैं, उसके आधार पर उसको कुछ अलग अलग वर्गों में बांटा है इसके मार्केट को। मतलब बीज का जो मार्केट है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन सा वर्ग है वो हम देखेंगे। तो एक तो है वैरायटी के आधार पर, ये कहीं पर कोई, किसी को वाइट वैरायटी चाहिए, किसी को येलो वैरायटी चाहिए, किसी को हार्ड व्हीट चाहिए, सॉफ्ट व्हीट चाहिए। तो जो टाइप है, फसल की जो किस्म है, प्रकार है, उसके आधार पर वो लोग पूरे देश को जो है वो अलग अलग एरिया में बांटते हैं कि यहाँ पर ये किस्म डिमांड होता है, यहाँ पर ये इस किस्म की डिमांड है, यहाँ पर इस किस्म की डिमांड है। तो जहाँ जैसा डिमांड है वैसे के हिसाब से मार्केट को अगर बांटेंगे तो वहीं पर उस चीज़ की सप्लाई कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एप्पल का फ़ोन जो कि आईफोन जो कि 1 लाख रुपए वाला है, उसको अगर गांव में सप्लाई करूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गांव में 1 लाख वाला फ़ोन खरीदने वाला शायद कोई नहीं है। लेकिन उसको अगर मैं बेंगलोर में और दिल्ली में उसको बेचता हूं तो वहाँ वो बिकेगा। तो कहने का मतलब कि जिसकी जहाँ ज़रूरत है वो हिसाब से हम पूरे देश को का जो मार्केट है उसको अलग अलग टुकड़े में, सेगमेंट में बांटते हैं। तो एक तो है टाइप या वैरायटी के आधार पर कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा जो है वो सीज़न के आधार पर, कौन से फसल की ज़रूरत कब है, उसके हिसाब से उसको मार्केट को बांटते हैं, ताकि जिस समय जो ज़रूरत है उस समय उसकी सप्लाई वहाँ जाए। मैच्योरिटी ग्रुप के आधार पर अर्ली मैच्योरिटी, मीडियम, लेट, कहीं पर अर्ली वाला लोग लगाते हैं, या कुछ समय पहले अर्ली वाला बिकेगा, फिर मीडियम वाला बिकेगा, फिर लेट वाला बिकेगा। तो ये हिसाब से मार्केट को बांटते हैं, कहाँ पर कौन लोग क्या पसंद करता है उसके हिसाब से मार्केट को सेगमेंट करते हैं। ये सेगमेंट करने का पर्पस यही है कि ताकि हम जहाँ जैसी जब ज़रूरत है वो हिसाब से हमको पता रहेगा, तो जो कंपनी है वो हिसाब से सीड की सप्लाई कर पाएगी, सीड को अवेलेबल करा पाएगी। फिर आपको यूज़ एंड क्वालिटी के आधार पर, कहीं पर फॉरेज या ग्रेन या फीड है या ब्रेड मेकिंग है, ऑयल है या मील के लिए है, कहाँ पर कैसी ज़रूरत है उसके आधार पर, कहीं पर ग्रेन के लिए उगा रहा है तो कहीं पर ब्रेड के लिए उगा रहा है। नॉन हाइब्रिड, कोई लोग हाइब्रिड पसंद करते हैं, कोई नॉन हाइब्रिड पसंद करते हैं।
तो वेजिटेबल्स का। तो इस तरह से लोगों के ज़रूरत के आधार पर मार्केट को अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है कब सप्लाई कर सकें। तो सीड डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है कि जब सीड को बांटना, लोगों तक पहुंचाना, वो कैसे होगा? ये गवर्नमेंट भी करता है, पब्लिक सेक्टर करता है, या कोऑपरेटिव्स करता है, या प्राइवेट सेक्टर करता है, एज इज़ ऑफन द केस, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। मतलब सीड का जो मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि सीड जब कैसे लोगों तक पहुंचेगा, वो पहुंचाने का काम जो है वो गवर्नमेंट खुद भी करती है, गवर्नमेंट की संस्थाएं करती है, कोऑपरेटिव्स जो है वो भी करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर भी करते हैं। सभी अपना अपना बीज उत्पादन कर रहे हैं और बीज को किसान तक जो पहुंचाने का माध्यम है वो ये सभी का अपना अपना अलग अलग माध्यम है, या कभी सबके कॉम्बिनेशन से भी होता है। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे कि कैसे सीड को किस माध्यम से पहुंचाता है। एक होता है डायरेक्ट, मतलब जहाँ पे सीड उग रहा है, जो सीड को उगा रहा है वो सीधा फार्मर को दे दें, या फार्मर डायरेक्टली उससे ले ले, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द फार्मर डायरेक्टली। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फार्मर तक कैसे पहुंचेगा, वो ये हो रहा है कि जहाँ सीड उग रहा है, जो उगा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई किसान बीज उत्पादन कर रहा है तो आसपास के किसानों को सीधा सीधा दे रहा है, डायरेक्टली बेच रहा है और डायरेक्ट हो रहा है, 1 to 1। दूसरा होता है कि सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द फार्मर थ्रू इंडिपेंडेंट रिटेल आउटलेट। मतलब जो बीज का उत्पादन कर रहा है उसने रिटेल आउटलेट यानी कि दुकान खोली हुई है, खुदरा विक्रेता की दुकान खोली हुई है और वहाँ पर उसको बेच रहा है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा है मल्टी लेवल। तो ये सिंगल लेवल है, इसको सिंगल लेवल बोलते हैं, जहाँ पे जो बीज बनाने वाली संस्था है उसको वो एक अपनी दुकान खोल के रखी है, उसी दुकान के माध्यम से वो बेच रही है, तो उसको सिंगल लेवल बोलते हैं। दूसरा मल्टी लेवल में है कि जो सीड उत्पादक जो संस्था है वो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी कंट्री लेवल पे, पहले देश के लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को देती है वो, या होलसेलर को देती है, वहाँ से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहाँ से जो है वो सब डीलर के या सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वहाँ से अल्टीमेटली दुकानों में पहुँचता है। तो एक देश में एक को दिया गया, फिर वहाँ से उसने रीजनल लेवल पे दिया, मान लिए देश में दिया उसने 4 रीजन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 देश में भाग बनाया, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो फिर हर एक स्टेट में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको पहुंचाया, फिर स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर से फिर छोटे छोटे दुकानों में जो खाद बीज बेचने वाली जो दुकानें हैं वहाँ पर पहुंच रही है। तो ये मल्टी लेवल होता है, या सिंगल लेवल होता है, या डायरेक्ट होता है। तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका नॉर्मली मल्टी लेवल मार्केटिंग चलता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो करती है, प्राइवेट सेक्टर के पास गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट जो बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रोडक्शन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो बीज उगाती है, तो इनका जनरली इनके अपनी दुकानें होती है या इनके ऑफिस से डायरेक्ट मिलती है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है जो बीज उगाती हैं वहाँ से डायरेक्ट बीज आपको मिलता है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट, जहाँ पे किसी विश्वविद्यालय में बीज जो उत्पादन करते हैं वहाँ से डायरेक्ट आपको मिलेगा और वो डायरेक्ट बीज बेचते हैं। उनका ऐसा अलग से दुकान ऐसा कम रहता है। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट उनके पास क्या होता है जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं होता है या कम होता है, वो है कि सेपरेट डिवीज़न, जो उनका बीज, एक कंपनी जो कि बीज का उत्पादन कर रही है उनमें उत्पादन के लिए अलग एक विभाग है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, सीड को बांटने के लिए कहाँ कितना माल कब जाएगा उसके लिए अलग विभाग है, लॉजिस्टिक्स कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट का माध्यम क्या होगा, किस ट्रांसपोर्ट में कब कितना माल जाएगा उसका अलग विभाग है, उनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग विभाग है। तो प्राइवेट में ये सारी अलग अलग और भी विभाग उनके पास होते हैं। जो प्रोसेसिंग, जहाँ पे उनका यूनिट रहता है, फैक्ट्री जहाँ रहती है, जहाँ पे बीज को छांटा जाता है, उसका ग्रेडिंग साइज़ के आधार पर, कलर के आधार पर किया जाता है, जर्मिनेशन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, वो सब के लिए प्रोसेसिंग के लिए अलग विभाग होता है। तो उनके लिए सब अलग अलग विभाग होता है जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट के पास इतना अलग अलग वो नहीं होता है। मार्केटिंग का अपना बजट होता है उनका, यानी कि इस साल मुझे बीज बेचने पर कितना खर्च करना है, मतलब कितने लोग लगेंगे, कितना तनख्वाह लगेगा, कितना एडवर्टाइज़ करेंगे, कि कैसे पहुंचाने का क्या खर्च होगा, तो सबका एक उनका खर्चे का है वो पहले से बजट वगैरह बनाते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स वो करते हैं थ्रू एग्जीक्यूटिव। जो कंपनियां होती हैं उनके जो लोग होते हैं वो नॉर्मली गांव-गांव में जाके एक पर्टिकुलर एक एग्जीक्यूटिव को एक एरिया दिया जाता है, 4-5 गांव दे दिया गया, वो सब जाके किसानों को मिलता है, उनकी ज़रूरत को समझता है,
कितना रिक्वायरमेंट है वो समझता है, वहाँ के जो खुदरा विक्रेता है उनसे मिलता है, उनकी ज़रूरत को समझता है, कितना कंपनी बेच सकती है, वो सब चीज़ देखता है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज आमतौर पर नहीं करती हैं। पोस्ट सेल सर्विस देती है। मान लीजिए बीज तो बेच दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस फार्मर जो है उस बीज से संतुष्ट है नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं, साधारणतः गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देती। लेकिन प्राइवेट संस्थाएं जो है, क्योंकि उनको अपना धंधा करना है, तो वो जाके देखती हैं कि वह बीज जो ख़रीदा है उसका कैसा रिज़ल्ट कैसा है, उसके फील्ड में कैसा उग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीज का जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि बीज का उत्पादन, बीज लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, उसके लिए लोगों से मिलना, उनको उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना, वहाँ लोकल हॉल में, टीवी चैनल पे, रेडियो पे उसका प्रचार चलाना, ये सब प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं। उसके बाद सेल का जो मेथड है, यानी कि बेचने का तरीका, वो अलग मेथड अपनाती है। गवर्नमेंट के जैसे स्टेट सीड कॉरपोरेशन से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप बीज लाते हो तो आपको जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, बीज लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि ये क्रेडिट उधार पे बेचते हैं कि आप आज ले जाओ, पैसा जो है 2 महीने बाद दो। प्रोमोशनल सेल्स करते हैं, जैसे आप अगर ये लोगे तो साथ में इतना, ये लोगे तो साथ में आपको ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड भी मिलेगा, कुछ कम दाम में मिलेगा। तो इस तरह का प्रोमोशनल सेल्स वगैरह करते हैं। स्पॉन्सरशिप्स करते हैं गांव में, जैसे गांव में कोई मेला वाला लग रहा है तो उसका खर्चा जो है कुछ कंपनी उठा लेती है, तो उससे लोगों वहाँ पर अपना बैनर पोस्टर सब लगाएगी, थोड़ा खर्चा उठाएगी, तो प्रचार प्रसार उसका होगा। तो और कस्टमर केयर, कस्टमर का इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमर का ध्यान रखना, कस्टमर से मिलना जुलना, तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट कंपनियां मार्केटिंग में करती है। तो सीड के मार्केटिंग में प्राइवेट और गवर्नमेंट है, ये मेजर डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस है कि किस लेवल पे मार्केटिंग हो रही है। तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनियां मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूटर, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, ऐसा इस तरह का करती हैं। और जो प्रोसेस है उनका, उसमें भी वो गवर्नमेंट से काफ़ी अलग तरीके से काम करती हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि जो हम पहले स्लाइड में देखे थे कि लगभग 70-75% जो मार्केट जो है वो प्राइवेट कंपनियों का है। मतलब पूरे सीज़न में अगर 100 रुपये का बीज बिक रहा है तो 75 रुपये का बीज जो है वो प्राइवेट कंपनी बेच रही है, क्योंकि इस तरह से एग्रेसिवली वो काम करती है। अब हम एक एक्ट देखेंगे, सीड एक्ट 1966 का। तो ये सीड एक्ट पार्लियामेंट में पास होकर, मतलब एक एक्ट कानून बना है 1966 में। तो इसका काम क्या है, ये क्वालिटी को रेगुलेट करना, मतलब जो बीज की क्वालिटी है उसको नियंत्रण करना, ये इसका काम है। और सर्टेन नोटिफाइड काइंड या वेराइटीज़ ऑफ सीड फॉर सेल एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड, मतलब बीज जो कि बीज बिक्री होती है, जिस बीज का विक्रय होता है, उस बीज के क्वालिटी, मतलब कि उसकी गुणवत्ता को नियंत्रण करना, ये सीड एक्ट के अंतर्गत आता है। और उससे संबंधित जो भी दूसरी कुछ विषय है, दूसरे मैटर्स हैं, कुछ डिस्प्यूट है, कुछ है, तो ये सारी चीज़ें सीड, जो सीड की बिक्री होती है, सो जो सीड बेचा जाता है, उसकी गुणवत्ता से संबंधित जो भी नियम कानून है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको पास किया गया था पार्लियामेंट में 1966 में, इसलिए सीड एक्ट 66 बोला जाता है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में ये लागू है। और इसमें 25 सेक्शंस हैं। इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं, 2 तरह का काम ये करती है। एक तो है सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन। सैंक्शनिंग लेजिस्लेशन मतलब कि जो भी ये क्या, इसके अंदर क्या ऑथराइज है, एडवाइजरी बॉडी बनाना, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना करना, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करना, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड प्रोग्राम को चलाना, या सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज़, रिकॉग्निशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज ऑफ फॉरेन कंट्री, कोई विदेश की कोई सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसको मान्यता देना। मान लीजिए कोई विदेश से कोई एजेंसी आई कि हम भी सीड सर्टिफिकेशन का काम आपके यहाँ करना चाहते हैं, तो उसकी मान्यता जो है इस नियम के तहत मिलेगी। तो एपेलेट अथॉरिटीज़, मतलब अपील, अगर बीज से संबंधित इस तरह का कोई डिस्प्यूट है, कोई कंपनी बोल रही है कि भाई आप ये बीज, हमारा बीज लगाए हो, बिना अनुमति के लगा रहे हो, या इस तरह का कोई डिस्प्यूट है 2 लोगों के बीच में या कोई संस्था के बीच में, तो उसकी जो अपील है
उसके लिए जो भी अथॉरिटी है या जो भी संज्ञान लेने वाले जो अधिकारी हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसी नियम के तहत उनका रिक्रूटमेंट, उनकी स्थापना, सीड इंस्पेक्टर जो है, सीड इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट है या सीड इंस्पेक्टर पोस्ट का क्रिएशन है, वो सब इसी एक्ट के तहत है। तो इस एक्ट के तहत सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ उनका स्थापना करना, लेबोरेटरी स्थापना करना, सीड प्रोग्राम, सीड उत्पादन को करना और रिकॉग्निशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज फॉरेन की, ये सब करना, मतलब जो भी संस्थाएं हैं उसकी स्थापना इस नियम के तहत होती है। और जो दूसरा है वो है रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। ये तो हो गया स्थापना करने वाला। रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन कैसे होगा, वो वो भी इसी एक्ट के तहत आता है। तो जिसमें जैसे आप देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड, जो मार्केट में सीड बिकेगा उसका क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित जो नियम कानून ये बनाता है। और सूटेबल एजेंसीज फॉर रेगुलेटिंग द सीड क्वालिटी, तो जो मार्केट में सीड बिक रहा है उसकी गुणवत्ता के बारे में जो नियम कानून है, और जो अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि सीड सर्टिफिकेशन करती हैं, उत्पादन करती हैं गवर्नमेंट की, उनकी स्थापना करना वो इस कानून के तहत आता है। तो इस कानून का मेन काम यही है कि एक तो है गुणवत्ता को देखना और जो बिकता है, और जो संस्थाएं हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी संस्थाओं की ज़रूरत है उनकी स्थापना करना। तो सीड एक्ट में ये दो चीज़ आता है। दूसरा जो है वो एक सीड कंट्रोल ऑर्डर। तो इसका जो सीड कंट्रोल ऑर्डर का जो जिस्ट है, जो मेन पॉइंट्स है, वो हम देखेंगे इसमें क्या है। तो ये डीलर को, यानी कि सीड का कोई डीलर है जो सीड बेच रहा है, उसको लाइसेंस जो है वो इस कानून के तहत मिलता है। तो जब लाइसेंस मिलेगा मतलब उसमें क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, लाइसेंस मिलेगा, फिर लाइसेंस का रिन्यू करना वो भी इस कानून के तहत होगा, लाइसेंस रद्द करना वो भी इस कानून के तहत होगा, लाइसेंस को बढ़ाना, उसको रिन्यू करना या उसमें कोई डिस्प्यूट हो वो सब देखना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सीड कंट्रोल ऑर्डर के तहत आती हैं। तो सीड कंट्रोल ऑर्डर सीड एक्ट का एक हिस्सा है जिसमें ये सीमित है डीलर को लाइसेंस देने तक या उससे संबंधित गतिविधियों तक। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगा, उसका अपॉइंटमेंट जो है, उसका जो है चुनाव करना, उसको अपॉइंटमेंट देना, वो इस ऑर्डर के तहत आता है। लाइसेंस को सस्पेंड कर देना या लाइसेंस को कैंसिल कर देना वो इस कंट्रोल ऑर्डर के तहत होगा। और अपील, अगर इससे संबंधित कोई डिस्प्यूट है, कुछ है, तो उसका अपील वो तो ये मेनली आप देखोगे कि ये जो सीड कंट्रोल ऑर्डर है वो सिर्फ सीड डीलर तक, उसके लाइसेंस देने तक, उसको रद्द करने तक, उसको मान लीजिए रद्द कर दिया तो उसके खिलाफ उसने कुछ आवेदन लगाया, वो आवेदन को लेना, अपील, वो सब देखना। अच्छा ठीक है, चल पाए। तो एक और इससे मिलता जुलता एक और ऑर्डर है सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 का, जिसमें ये सीड एक्ट के तहत एक उसका एक हिस्सा है। तो ये मेनली जो है ये अपना सीमित है डीलर अपॉइंटमेंट तक, मतलब जो डीलर सीड के डीलर होते हैं जो बेचते हैं सीड, तो वो डीलर अपॉइंटमेंट तक ही ये सीमित है। तो डीलर को लाइसेंस देना, वो आवेदन इस नियम के तहत एक आवेदन करता है। इस तरह से एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी ज़िले में होती है जो कि सीड बेचने के लिए डीलर को लाइसेंस देगी। तो उस ज़िले में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास आवेदन जमा करना, उनका आवेदन को देख के उसमें डीलर को लाइसेंस देना, लाइसेंस को समय समय पर रिन्यू करना। नॉर्मली 3 साल के लिए लाइसेंस दे रहा है तो उसको 3 साल बाद रिन्यू करेगा। उसके बाद सस्पेंशन या लाइसेंस को कैंसिल करना, अगर मान लीजिए वो सही तरीके से वो दुकान नहीं चला रहा है तो ये लोग आके बीच बीच में चेक करते हैं। तो सीड डीलर का काम है कि इसके पास जितना भी सीड का स्टॉक है और उसका रेट क्या है वो एक बोर्ड पे लिख के इसको बाहर लगा के रखना है। तो अगर वो नहीं करता है तो इसके तहत, इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है उसके ऊपर। तो ये सब देखना। और मान लीजिए किसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है या कैंसिल कर दिया है, किसी ने अप्लाई किया है उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ कुछ आवेदन वगैरह लोग लगाते हैं या कोई अपील करते हैं, तो वो अपील या आवेदन की सुनवाई करना, वो सब चीज़ें इस एक्ट के तहत आती हैं। तो ये मेनली आपको बीज बिक्री के लिए लाइसेंस देना और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वही तक ये सीमित है। सीड पॉलिसी एक हम देखेंगे। सीड पॉलिसी जो है इंडिया में एक्चुअली 88 में आई थी, लेकिन इंडिया में बाद में एक मॉडिफाइड सीड पॉलिसी इंडिया ने डेवलप किया, वो नेशनल सीड पॉलिसी 2002 का है।
तो इसमें एक्चुअली इस पॉलिसी में क्या है, इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ दी, कुछ ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए कि जहाँ पर उसको ज़्यादा, जिस क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर उनको ज़्यादा जिस पर कि ध्यान देना है, जिस पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा है, वो चाहती है कि ये सब चीज़ें हो। तो नेशनल सीड पॉलिसी में वो सब चीज़ें आती हैं। तो उसको थ्रस्ट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें फोकस कर रही है। तो थ्रस्ट एरियाज़ क्या है, एक तो है कि वैरायटी का डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च के माध्यम से नई उन्नत किस्म के वैरायटी का विकास हो, और प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ऑन फार्मर्स राइट एक कानून है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में आया था ये। तो ये एक्ट के तहत क्या नियम कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे लोगों का, फार्मर का जो इंटरेस्ट है, फार्मर उसकी सुरक्षा कैसे हो, तो ये सब काम करना, ये एक इसका थ्रस्ट एरिया है। दूसरा जो इसका एरिया है वो है आपका सीड का प्रोडक्शन, मतलब क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, मतलब क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हो, जो कि आईसीआर के माध्यम से ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन होता है, फिर फाउंडेशन सीड्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या एग्रीकल्चर बॉडीज़ जो है वो करती हैं। इसके बाद है कि क्वालिटी को एश्योर करना, जो क्वालिटी फार्मर के पास बीज पहुंच रहा है उसकी गुणवत्ता सही है कि नहीं, उसको एश्योर करना। सीड का डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, सीड लोगों तक पहुँचे, उसकी मार्केटिंग ठीक से हो, मतलब उसका स्टोरेज, उसको लोगों तक पहुँचना, प्रॉपर समय पर मिलना, सही दाम पे मिलना, ये सब चीज़ें जो है ये भी इस पॉलिसी के तहत आता है। इस पॉलिसी बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ खास करके सीड का प्रोसेसिंग जब होगा, सीड का स्टोरेज होगा, इन सब चीज़ों से संबंधित जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी उसके लिए चाहिए, जैसे गोदाम चाहिए, सीड प्रोसेसिंग का प्लांट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, वो उसमें जो भी मशीनें चाहिए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, ये इस पॉलिसी के तहत आता है। ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटीज़, ट्रांसजेनिक मतलब ऐसे पौधों की ऐसी किस्में या इस तरह की वैरायटीज़ जहाँ पर जीन जो है वो बाहर से डाला गया है, मतलब जो उस पौधे की प्रजाति में नहीं है वो कहीं बाहर दूसरी प्रजाति से डाला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है बीटी कॉटन, मतलब बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है जहाँ से एक क्राइन जीन नामक का जीन लेकर के उसको कॉटन में डाला गया है, जिससे कि कॉटन बॉल वर्म जिसका अटैक होता है वो रुकता है, वो नहीं अटैक कर पाता है। तो ऐसा ट्रांसजेनिक वैरायटी का जो डेवलप करना है उसका परमिशन वगैरह इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाता है। इंपोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, अगर कोई उन्नत किस्म का बीज है, कोई ऐसा बीज है, अच्छा बीज जो बाहर से हमको इंपोर्ट करना है ताकि उसको रिसर्च में और यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके, ऐसे बीज का या कोई प्लांटिंग मटेरियल, मतलब जैसे कोई ग्राफ्ट कटिंग जो भी और दूसरा कुछ हुआ इस तरह का, तो ऐसा प्लांटिंग मटेरियल या सीड का जो इंपोर्ट करना है वो इस पॉलिसी के तहत होता है। एक्सपोर्ट करना वो भी इस पॉलिसी के तहत किया जाता है। तो इस पॉलिसी में आप देखेंगे जो मेजर थ्रस्ट एरिया है वो तो है, एक तो क्वालिटी बीज को बनाना, फार्मर का जो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, मतलब एक ब्रीडर या एक प्रजनक मान लीजिए कोई एक नई किस्म तैयार करता है तो उसका जो राइट्स है, उसके अधिकार जो है उसके पास सुरक्षित होने चाहिए। वो किसको देगा, नहीं देगा, कब उगाएगा, नहीं उगाएगा, कैसे करेगा, तो वो दूसरा कोई उसको लेके अपना व्यवसाय ना शुरू कर दे। तो इस तरह की चीज़ें जो है, या फार्मर का कुछ इंटरेस्ट, फार्मर कुछ काम कर रहा है उसमें उसको उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसको नुकसान ना हो उसमें। तो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत सही काम हो रहा है कि नहीं वो देखना, वैरायटी बनाना, सीड का प्रोडक्शन करना, क्वालिटी को देखना, सीड सही लोगों तक सही दाम पे सही समय तक पहुँचे, और जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरी है वो तैयार हो, ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ तैयार हो, सीड का इंपोर्ट, सीड का एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल सीड पॉलिसी के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा ये डोमेस्टिक सीड का प्रमोशन का भी काम करती है कि उसको प्रमोट करें थोड़ा, लोग जो है अच्छी। एक्चुअली अभी हमारे कंट्री में एक मेजर जो समस्या है वो है कि सीड का रिप्लेसमेंट, मतलब कि वैज्ञानिक तरीके से हम देखें तो
पैदावार बढ़ने के लिए अगर अच्छी क्वालिटी का सीड किसान लगाता है तो पैदावार बढ़ेगी। तो अच्छी क्वालिटी का सीड अगर हर साल वो नया सीड लेकर के लगाता है तो पैदावार बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ही सीड का बार बार इस्तेमाल करता जाएगा तो पैदावार जो है घटती जाती है। तो बोलते हैं कि सीड का रिप्लेसमेंट हर साल होना चाहिए, हर साल नई अच्छी सीड खरीदे और उसको लगाए। पर सीड रिप्लेसमेंट रेशियो कंट्री में बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है ना हर साल फ्रेश सीड खरीद के लगाते हैं। वो पुराना ही सीड को कई साल तक चलाते रहते हैं जब तक कि एकदम कम ना हो जाए। तो इसलिए प्रमोशन करना एक इम्पॉर्टेंट काम इस पॉलिसी के अंदर बोलता है। और मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि ये सब जो प्रोसेस हो रहा है उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसकी देख रेख करना कानून के तहत, उसकी वो सही तरीके से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत आती है। तो ये सब इस पॉलिसी के थ्रस्ट एरियाज़ है, मतलब इस पॉलिसी में इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये था आपका सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसमें हमने जो देखा, एक तो देखा कि सीड किसको कहते हैं और उसके क्या क्या प्रकार हैं, सीड और ग्रेन में क्या अंतर है, और जो 4-5 अलग अलग किस्म के जो सीड के क्लासिफिकेशंस है उनको हमने देखा। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में सीड का मार्केटिंग कैसे होता है, क्या क्या चैनल वो लोग यूज़ करते हैं। तो और इसके अलावा हमने 2-3 पॉलिसीज़ देखी, एक सीड पॉलिसी देखी, एक सीड कंट्रोल ऑर्डर देखा और सीड एक्ट देखा। तो ये मेनली आपका सीड टेक्नोलॉजी के बारे में है।